Assalamu alaikum. Today my topic is effect of substrate on nucleophilic substitution reaction कि अगर हम डिफरेंट सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर होता है या फिर उसके मैकेनिज़्म पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के सबस्ट्रेट हैं। हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड है, हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है, हमारे पास डाई मिथाइल ब्रोमाइड है, हमारे पास ट्राई मिथाइल ब्रोमाइड है। तो इन सब का इफ़ेक्ट हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि इसका इफ़ेक्ट जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है या फिर इसका इफ़ेक्ट उसके मैकेनिज़्म को SN1 या SN2 करने में क्या होता है। जो ये दो सबस्ट्रेट हैं हमारे मिथाइल ब्रोमाइड और ट्राई मिथाइल ब्रोमाइड, इनका क्लियर है कि इनमें क्या मैकेनिज़्म होगा। ये रिएक्शन हो भी बहुत ज़्यादा रेडिली हो जाते हैं, मतलब फास्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो है ये सीधा सीधा SN2 मैकेनिज़्म से होगा और ये सीधा सीधा SN1 मैकेनिज़्म से होगा। इसमें ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर होगा, इसमें ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर होगा। और क्योंकि इस पे जो है ये सबस्ट्रेट इस तरह से अरेंज हुआ है कि इस पे आराम से कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके पीछे से अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं यहाँ पे और हम हाइड्रोलाइसिस करवाना चाह रहे हैं इन चारों सबस्ट्रेट की, तो ये आराम से पीछे से आके अटैक करेगा और ब्रोमाइड आगे से निकल जाएगा। और इसमें जो दो जो है मॉलिक्यूल्स रेट डिटरमिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होंगे। इसका भी क्लियर है और इसका भी क्लियर है। ओवर क्राउडिंग की वजह से इसमें कार्बोकटाइन बनेगा और SN1 मैकेनिज़्म होगा और फर्स्ट ऑर्डर इसमें होगा। जो दरमियान में दो हैं इसमें ये जो है इसके तकरीबन सेम है, क्योंकि इसमें सिर्फ दरमियान में एक ग्रुप है CH2 ग्रुप, बाकी मॉलिक्यूल ये सेम है। तो ये भी इसकी तरह सेकंड ऑर्डर ही होगा, लेकिन उस CH2 ग्रुप की वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फर्स्ट वाले की निस्बत थोड़ा कम होगा। अब ये जो ग्रुप है ये सेकंड ऑर्डर भी होगा, फर्स्ट ऑर्डर भी होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन क्या है। अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये रिएक्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर SN1 मैकेनिज़्म, और अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन कम है तो ये रिएक्शन हो जाएगा अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये हो जाएगा SN2 मैकेनिज़्म, और अगर कम है तो ये हो जाएगा SN1 मैकेनिज़्म। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वो उसको कार्बोकटाइन बनने ही नहीं देता, एक स्टेप में SN2 मैकेनिज़्म की तरह रिएक्शन करवा देगा। ठीक है, जल्दी जल्दी इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, बम्बार्डमेंट होगी न्यूक्लियोफाइल की और रिएक्शन एक स्टेप में प्रोडक्ट बन जाएगी। और SN1 मैकेनिज़्म जो है वो तब होगा जब कंसंट्रेशन कम होगी, वो कार्बोकटाइन बनेगा, क्योंकि इसमें कार्बोकटाइन बन सकते हैं ना, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो सिचुएशन है कि कार्बोकटाइन बने और स्टेबल हो जाए। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी रिएक्शन को SN2 मैकेनिज़्म बनाने के लिए, वो दो हैं। वो है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर। अगर हम इन चारों रिएक्टेंट के ऊपर SN2 मैकेनिज़्म लगाएं और फिर देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसमें हम दो चीज़ों को कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर यहाँ पे आ जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। जो हमारे मिथाइल ग्रुप ज़्यादा होते जाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो होते हैं, मिथाइल ग्रुप ये वाला ग्रुप है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ 3 है। तो जैसे जैसे इनके नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप ज़्यादा होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी, तो दिस कार्बन, ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी होती है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसको डोनेट करेंगे। जब इसको डोनेट करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो कम हो जाएगी, इसमें डेफिशिएंसी जो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाएगी, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी थी वो इसको रेंडर करती थी किसी भी न्यूक्लियोफाइल के इसके ऊपर अटैक करने के लिए। अब वही कम हो गई है, मिथाइल ग्रुप आगे इसके ऊपर अरेंज हो गए हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम फॉलो कर रहे हैं SN2 मैकेनिज़्म, तो क्या होगा कि अगर कार्बोकटाइन हम नहीं बना रहे, हम एक ही स्टेप में रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये जितने नंबर में इंक्रीज होते जाएंगे उतना ही उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इस कार्बन की कम होती जाएगी, क्योंकि मिथाइल ग्रुप उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, और उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन जो है आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जाएगा। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। अब है स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर ये होता है कि उसके इर्द गिर्द जितने मिथाइल ग्रुप लगेंगे उतनी ही क्राउडिंग ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये वाली ट्रांजिशन स्टेट मैंने ली है इस वाले सबस्ट्रेट से, तो आप देखेंगे इस पर 5 ग्रुप्स लगे हुए हैं।
तो ये जितने भी मिथाइल ग्रुप ज़्यादा लगेंगे उतनी ही उसके अंदर और सराउंडिंग में क्राउडिंग ज़्यादा होगी, उतनी ही उसको बनाने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, उतना ही वो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो 2 फैक्टर इन्वॉल्व हैं SN2 मैकेनिज्म में। अगर हम इन चारों सबस्ट्रेट में SN2 मैकेनिज्म अप्लाई करें तो उसमें 2 फैक्टर कंसीडर किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर। और इन दोनों ही फैक्टर के अकॉर्डिंग जो मिथाइल ग्रुप बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। अगर हम SN2 की बजाय SN1 अप्लाई करना शुरू हो जाएं, ठीक है, SN1 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं फिर, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ये दोनों जो फैक्टर हैं ये डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन की स्पीड कम होगी या ज़्यादा होगी। ये तो हम अभी तो हम इस सब पे SN2 मैकेनिज्म लगा रहे हैं, बट वी नो डैट कि इस पे SN2 होता है, इस पे भी SN2 होगा, इस पे SN2 SN1 दोनों होगा, इसमें SN1 होगा। ये चीज़ कैसे डिसाइड हुई, ये चीज़ इन्हीं फैक्टर्स की वजह से डिसाइड हुई। अब लेफ़्ट टू राइट जो है SN2 डिक्रीज़ हो रहा है, तो इंक्रीज़ क्या हो रहा है SN1, इसलिए ये जो है SN1 हो जाता है, इसमें SN1 और SN2 दोनों आ जाते हैं। तो जो मिथाइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे SN2 डिक्रीज़ होता जाएगा, SN1 बढ़ता जाएगा। अब वो SN1 क्यों बढ़ रहा है, उसकी क्या वजह है, तो उसकी वजह है स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो जितने मिथाइल ग्रुप ज़्यादा लगे होंगे उतना ही वो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर इफ़ आई रेज तो क्या होता है कि जो SN1 मैकेनिज्म होता है वो प्रोसीड करता है, कार्बोकेटाइन पहले बनता है, फिर उसके ऊपर आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो वो ऐसे होता है। तो ये चीज़ जितनी स्टेबल होगी रेट ऑफ रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म में उतना ही ज़्यादा इंक्रीज करेगा। अब ये स्टेबल कैसे होगी, जितने ये मिथाइल ग्रुप सराउंडिंग में ज़्यादा लगे होंगे, जितने मिथाइल ग्रुप ज़्यादा लगे होंगे वो इस वाले कार्बन पे बाहर से किसी चीज़ को अटैक नहीं करने देगा अनटिल उसका न्यूक्लियोफाइल जिसको हम अटैक करवाना चाहते हैं वो आके अटैक ना कर दे। तो रेट ऑफ रिएक्शन जितना मिथाइल ग्रुप SN1 केस में, SN2 में ऐसा नहीं था, SN2 में तो मिथाइल ग्रुप बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। और अगर हम SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करें तो जितने मिथाइल ग्रुप ज़्यादा सराउंडिंग पे लगे होंगे उतना कार्बोकेटाइन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा और उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा इंक्रीज होगा। इसीलिए इसमें SN1 मैकेनिज्म की ग्रेजुअली पॉसिबिलिटी आ गई थी, क्योंकि इसमें 2 ग्रुप मिथाइल के थे और इसका जो कार्बोकेटाइन बनता था वो बहुत ज़्यादा स्टेबल था। तो हमने कहा इसमें SN2 के अलावा SN1 भी मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, और इसमें तो सीधा सीधा SN1 मैकेनिज्म ही इन्वॉल्व है, क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप लग जाते हैं और इस वाले कार्बोकेटाइन को बहुत ज़्यादा स्टेबल बना देते हैं। अब हाइपर कॉन्जुगेशन, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। और दूसरा, अगर ये मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो तब भी ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होके तब भी ये स्टेबल हो जाता है, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब बाहर से कोई आगे इसको अटैक नहीं कर सकता, वही करेगा जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से भी स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ रही है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। और हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब ये जो सराउंडिंग में ग्रुप लगे होते हैं उसमें जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है कोई भी साथ वाले एम्प्टी ऑर्बिटल में, ठीक है। तो एम्प्टी ऑर्बिटल में जब वो डोनेट कर देता है, फॉर एग्जांपल अगर ये वाला हाइड्रोजन हम ले लें, अगर वो ऐसे कर देता है, ऐसे करके डबल बॉन्ड बना देता है, समथिंग लाइक दैट, तो वैसे तो इसमें ये एग्जांपल नहीं आती, एलाइल हेलाइड में वो एग्जांपल आती है, तो तब भी स्टेबलाइजेशन जो होती है कार्बोकेटाइन की वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबलाइजेशन SN1 केस में जब भी बढ़ेगी, चाहे वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से बढ़े, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से बढ़े, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। ये तो हो गया हमारा SN1 और SN2 मैकेनिज्म। अब इसमें एक मैकेनिज्म ये भी है जब ये दोनों इनर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाली एग्जांपल लें तो इसमें क्या होगा बच्चों, ना इसमें SN1 मैकेनिज्म होगा ना ही SN2 मैकेनिज्म होगा, क्योंकि जो आपका क्लोराइड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो जब क्लोराइड जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच होगा तो इसमें जो
CCl बॉन्ड होगा वो शॉर्ट होगा, और जब उसकी लेंथ छोटी होगी तो आयनाइजेशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। और आयनाइजेशन किस में होती है? SN1 मैकेनिज्म में, जिसमें कार्बोकैटायन बनता है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी SN1 मैकेनिज्म की तो यहाँ पे ख़त्म हो गई, क्योंकि बॉन्ड छोटा है, आयनाइजेशन कम होगी। बॉन्ड छोटा होने की वजह से आयनाइजेशन कम क्यों होगी? क्योंकि जब बॉन्ड छोटा होता है तो कार्बन और क्लोराइड बहुत स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गली शेयर्ड होते हैं बिटवीन टू न्यूक्लियस, तो उनको सेपरेट करना और आयोनाइज करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है SN2 की। तो इसमें SN2 भी जो है वो भी मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हाँ, इसमें SN2 भी मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्यों कम हो गई है? क्योंकि मैंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो क्लोराइड है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच है। तो जब क्लोराइड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच होता है तो इलेक्ट्रॉन जो हैं इस वाली कार्बन की तरफ बहुत ज़्यादा माइल होते हैं। ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन है वो क्लोराइड के जो इलेक्ट्रॉन्स है अपनी तरफ खींचती है। जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगी तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाएगी। जब उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी तो बाहर से SN2 मैकेनिज्म से किसी भी न्यूक्लियोफाइल का इसके ऊपर अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। तो SN1 मैकेनिज्म जो है वो आयनाइजेशन ना होने की वजह से नहीं हो रहा, और SN2 मैकेनिज्म जो है इसके लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से नहीं हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा? इनर्ट हो जाएगा। तो आई होप आपने ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपको समझ आए होंगे। आज मैंने डिस्कस किया है कि अगर हम सबस्ट्रेट जो है अल्काइल हैलाइड लें और उसकी हम करवाना चाहें हाइड्रोलाइसिस, तो कौन से फैक्टर होते हैं उसके स्ट्रक्चर के वाले से जो कि उसके रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं और उसके मैकेनिज़्म को एक मैकेनिज़्म से दूसरे मैकेनिज़्म में चेंज करते हैं। और जो SN2 मैकेनिज़्म है उसमें हमने देखा कौन से फैक्टर इन्वॉल्व थे। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर इन्वॉल्व था, स्टेरिक फैक्टर इन्वॉल्व था, और जो SN1 मैकेनिज़्म है उसमें हमने देखा कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन और जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करवाता है। और उसके बाद हमने देखा कि इनर्ट जो होता है वो कोई सबस्ट्रेट कैसे हो सकता है अपने स्ट्रक्चर की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।